नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी है जौनपुर की पिशाचिनी, अध्याय 2, गांव में पहली रात। हरियाणा के पत्रकारिता जगत में ब्रजेश मलिक का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। वो उन पत्रकारों में से था जो कुर्सी पर बैठकर खबरें नहीं लिखते, बल्कि खुद खबर के बीच उतरते थे। झज्जर के पास बसे छोटे से गांव धौलड़ा में जन्मा ब्रजेश बचपन से ही अलग मिजाज का था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में खोए रहते, वहीं उसकी आंखों में हमेशा सवाल तैरते रहते थे। उसके पिता रणबीर मलिक एक साधारण किसान थे, कम बोलने वाले लेकिन समझदार। वो अक्सर कहते थे, बेटा, ज्यादा सवाल करने वाले लोग या तो बहुत आगे जाते हैं या बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन ब्रजेश उन चेतावनियों को सुनकर भी नहीं रुकता था। स्कूल के दिनों में जब गांव में कोई अफवाह फैलती तो बाकी लोग डरकर घरों में बंद हो जाते, मगर ब्रजेश वही होता जो उस जगह तक जाकर देखता कि असल में हुआ क्या है। कभी कभी उसे डांट भी पड़ती, लेकिन उसके भीतर का डर कब का मर चुका था। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसने तय कर लिया था कि वो पत्रकार बनेगा। ऐसा पत्रकार जो सिर्फ सच्चाई दिखाएगा, चाहे वो कितनी ही असहज या डरावनी क्यों ना हो। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उसने पत्रकारिता को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझा। उसने कई बड़े खुलासे किए, जमीन घोटाले, नकली बाबाओं का जाल और अंधविश्वास के नाम पर चल रहे अपराध। इन रिपोर्ट्स के बाद उसे धमकियां भी मिली, कभी फोन पर, कभी ईमेल में, कभी खुलेआम। लेकिन ब्रजेश के लिए डर कभी रुकावट नहीं बना। उसके लिए डर एक चुनौती था, और चुनौती उसे जिंदा महसूस कराती थी। शायद इसी वजह से जिस दिन जौनपुर और पिशाचिनी की कहानी उसके सामने आई, वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। दिल्ली के एक पुरानी मीडिया हाउस के दफ्तर में उस दिन असामान्य सन्नाटा था। ब्रजेश लाइब्रेरी में बैठा पुरानी फाइलें पलट रहा था। लकड़ी की अलमारियों से आती धूल की गंध और पीले पड़ चुके कागजों की सरसराहट माहौल को और भारी बना रही थी। तभी उसकी नजर एक पतली सी किताब पर पड़ी जो बाकी किताबों के पीछे छुपी हुई थी। शीर्षक था जौनपुर, लोक कथाएं और अंधविश्वास। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर पन्ने पर एक ही नाम बार बार उभर रहा था, पिशाचिनी। जवान मर्दों का गायब होना, जंगल के बीच टूटा हुआ मंदिर और सफेद साड़ी में रात के अंधेरे में भटकती एक औरत। ये सब पढ़ते पढ़ते ब्रजेश को एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखी गई थी। इसमें कोई अधूरा सच दबा हुआ था। किताब के आखिरी पन्नों पर पहुंचते पहुंचते उसके हाथ ठंडे पड़ गए। कुछ घटनाएं दर्ज थीं जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। गांव के लोग चुप थे, पुलिस फाइलें अधूरी थीं। ब्रजेश समझ गया, यहीं से कहानी शुरू होती है। उसने किताब बैग में डाली और सीधे अपने चैनल के एडिटर महेंद्र सोलंकी के कैबिन में पहुंचा। महेंद्र अनुभवी पत्रकार थे। जैसे ही उन्होंने किताब देखी, उनका चेहरा सख्त हो गया। ब्रजेश, ये सब लोक कथा है, उन्होंने कहा। टीआरपी के लिए ठीक है, लेकिन जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। लेकिन ब्रजेश की आंखों में अलग ही चमक थी। सर, हर लोक कथा के पीछे कोई ना कोई सच्ची घटना होती है, और यहां बहुत ज्यादा चुप्पी है। महेंद्र ने साफ मना कर दिया, यहां तक कि नौकरी जाने की चेतावनी भी दे दी। अगर तुम गए तो चैनल की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ब्रजेश चुपचाप कैबिन से बाहर आ गया। उसे अफसोस नहीं था, उसने ये लड़ाई पहले ही लड़ने का मन बना लिया था। उसी रात उसने अपने पुराने दोस्त और भरोसेमंद कैमरामैन दीपक दहिया को फोन किया। दीपक ने कहानी सुनते ही इनकार कर दिया। भाई, भूत प्रेत में भरोसा नहीं है, लेकिन बेवजह मौत को दावत देने का शौक भी नहीं। फोन कटने के बाद कमरे में खामोशी छा गई। ब्रजेश ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन उसे पहली बार ये रोशनी बेकार लग रही थी। ये सफर उसे अकेले ही तय करना था। उसने कैमरा, नाइट विजन, रिकॉर्डर, टॉर्च और जरूरी सामान बैग में रखा। हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन मन पूरी तरह तैयार था। उसे नहीं पता था कि वो किससे टकराने जा रहा है, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी बाइक लेकर जौनपुर की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, सड़कें सुनसान होती चली गईं। मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा। पहाड़ करीब आते गए और जंगल घने होते चले गए। कई बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पेड़, चुप्पी और हवा थी। शाम ढलते ढलते वो जौनपुर की सीमा में पहुंच चुका था। गांव का बोर्ड टूटा हुआ था, जिस पर जौनपुर आधा मिट चुका था।
आसमान में बादल घिराए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। ब्रिजेश ने बाइक रोकी और कैमरा ऑन किया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, हवा अचानक तेज हो गई। माइक्रोफोन में एक धीमी सी फुसफुसाहट कैद हुई, ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी। ब्रिजेश एक पल के लिए रुक गया। दिल तेज धड़क रहा था। यह सिर्फ संयोग था या चेतावनी? उसने कैमरा बंद किया, गहरी सांस ली और गांव की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वो जौनपुर से मिल चुका है और अब पिशाचिनी भी। शाम का वक्त धीरे धीरे रात में बदल रहा था जब रवि जौनपुर की सीमा में दाखिल हुआ। सूरज पहाड़ों के पीछे ऐसे डूब रहा था जैसे जानबूझकर इस गांव से अपनी रोशनी छीन रहा हो। आसमान में फैली लालिमा डरावनी लग रही थी, जैसे किसी पुराने जख्म से बहता खून। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, वैसे वैसे हवा में एक अजीब सी ठंडक उतरने लगी, ऐसी ठंडक जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि रूह तक को छू जाती है। रवि ने बाइक धीमी की। चारों तरफ सन्नाटा था, न किसी घर से आवाज, न किसी जानवर की हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोककर किसी के जाने का इंतजार कर रहा हो। आमतौर पर गांव में शाम के वक्त बच्चों की आवाजें, बर्तनों की कनक और बातों का शोर सुनाई देता है, लेकिन जौनपुर में कुछ भी नहीं था। ये सन्नाटा साधारण नहीं था, ये सन्नाटा भारी था, बोझिल था और किसी अनकहे डर से भरा हुआ था। गांव की कच्ची सड़क पर बाइक के टायरों की आवाज जरूरत से ज्यादा तेज लग रही थी। रवि को बार बार एहसास हो रहा था कि वो इस जगह पर एक बाहरी इंसान है और शायद अवांछित भी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े थे, जैसे अंदर रहने वाले लोग अंधेरे से नहीं बल्कि किसी चीज से खुद को छिपा रहे हों। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उस घर से हल्की सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। ये रोशनी उम्मीद जैसी लगनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो रोशनी भी डर पैदा कर रही थी, जैसे अंधेरे में जलता एक अकेला दीपक जो रास्ता दिखाने से ज्यादा किसी अनहोनी का इशारा करता हो। रवि ने बाइक वहीं रोकी और कैमरा बैग कंधे पर डालकर उस घर की ओर बढ़ा। घर बहुत पुराना था, दीवारों पर समय की दरारें साफ दिख रही थी। दरवाजे के पास नीम की लकड़ी का एक खंभा लगा था जिस पर लाल धागे और नींबू बंधे हुए थे। रवि ने हल्की सी खांसी की और आवाज दी, कोई है? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से धीमी सी खड़खड़ाहट की आवाज हुई, जैसे कोई बूढ़े हाथों से दरवाजा खोल रहा हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक झुकी हुई काया खड़ी थी। धापू ताई। उनकी उम्र 70 से ऊपर रही होगी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखें धसी हुईं, लेकिन उनमें डर साफ झलक रहा था। उन्होंने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसी नजर से जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किसी मुसीबत का संकेत हो। बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी। यहां क्यों आ गए? रवि ने खुद को पत्रकार बताते हुए कहा कि वो एक रात गांव में रुकना चाहता है। उसका नाम सुनते ही धापूताई का चेहरा का रंग और उतर गया। उन्होंने घबराकर चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, रात में यहां कोई बाहर नहीं रहता, खासकर मर्द। रवि हल्का सा मुस्कुराया। ताई, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, मैं बस सच जानना चाहता हूं। धापूताई ने दरवाजा थोड़ा और खोला और उसे भीतर आने का इशारा किया, लेकिन उनकी आंखों में डर अब भी था। अंदर मिट्टी का फर्श था, दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें और हर तस्वीर के सामने जला हुआ दिया, जैसे पूरा घर ही प्रार्थना में डूबा हो। पिशाचिनी आती है बेटा। ये कहते वक्त धापूताई की आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। सूरज ढलने के बाद शमशान से, जंगल से, सफेद साड़ी में। रवि ने नोटबुक निकाली, लेकिन धापूताई ने उसका हाथ पकड़ लिया। लिखने से कुछ नहीं होगा, यहां से चले जाओ, जो आया है वो लौटा नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे बरसों से गांव में जवान मर्द गायब होते रहे हैं, कैसे कुछ की लाशें मिली और कुछ कभी नहीं मिले, कैसे रात में पुराने मंदिर की तरफ से औरत के रोने और हंसने की आवाज आती है, और कैसे जो भी उस आवाज के पीछे गया वो अगली सुबह नहीं दिखा। रवि सब सुनता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर संशय साफ था। ताई, डर की वजह से ही ये कहानियां जिंदा रहती हैं। धापूताई की आंखों में नमी आ गई। डर नहीं बेटा, अनुभव बोल रहा है। रवि ने उन्हें धन्यवाद कहा और बाहर निकल आया। धापूताई दरवाजे पर खड़ी रहीं जब तक वो अंधेरे में गुम नहीं हो गया। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा कि अगर रात में कोई आवाज सुने तो पलटना मत। गांव की गलियों में अब पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। सिर्फ दूर कहीं कुत्ते के रोने जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन वो भी आम नहीं लग रही थी। रवि ने कैमरा ऑन किया और धीमी आवाज में रिकॉर्डिंग शुरू की। ये जौनपुर है, उसने कहा।
एक ऐसा गांव जहां डर हवा में घुला हुआ है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस होने लगा कि उसके कदमों की आवाज के अलावा भी कुछ है, जैसे कोई और भी चल रहा हो उसके साथ साथ। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ माहौल का असर है। गांव के आखिरी छोर पर उसे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा। यही उसकी आज की शरण थी। उसने सामान अंदर रखा। घर में अजीब सी गंध थी, नमी और पुराने समय की। खिड़की से बाहर झांकते ही उसे जंगल दिख रहा था और जंगल के उस पार शमशान। रात गहराने लगी। घड़ी में 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं, जैसे कोई जानबूझकर आवाज कर रहा हो। अचानक कैमरे की लाइट हल्की सी झपकी। उसने उसे ठीक किया, लेकिन उसी पल उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया। रवि? वो चौंक गया। कौन है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। रात के करीब 11 बजे गांव पूरी तरह मुर्दा लगने लगा। तभी दूर कहीं से पायल की हल्की सी छनछनाहट सुनाई दी। यह आवाज पास आ रही थी, धीरे धीरे। रवि ने कैमरा उठाया। आप ये आवाज सुन रहे हैं? उसने रिकॉर्डिंग में कहा। यह शायद किसी औरत की पायल है, लेकिन गांव में तो कोई औरत बाहर नहीं थी। पायल की आवाज अचानक रुक गई और फिर एक ठंडी हवा का झोंका कमरे के अंदर से गुजरा। दिया बुझ गया। अंधेरा। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च जलाई। खिड़की के बाहर सफेद रंग की एक झलक। उसका दिल जोर से धड़का। वो जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। जौनपुर ने उसे स्वीकार कर लिया था और रात अब अपनी असली कहानी सुनाने वाली थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तां आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए।